हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस 2023 के टॉपर प्रेम शंकर सर की कॉपी को देखेंगे। सर की जो रैंक रही है वो 2 रही है और सर ने यूपीएससी हिंदी संस्थान के द्वारा जो संचालित कोर्स टेस्ट सीरीज़ था उसका सर हिस्सा रहे हैं। 7 अगस्त 2022 को सर ने टेस्ट दिया था। तो हम सब क्या करेंगे, सबसे पहले प्रश्न के नेचर को समझने की कोशिश करेंगे और ब्रीफली एक बार इंट्रो में क्या होना चाहिए, मेन बॉडी में क्या होना चाहिए, कंक्लूजन में क्या होना चाहिए, उस पर बात करने के बाद जो सर ने आंसर लिखा है उसको देखेंगे और सीखेंगे कि ऐसा क्या करना चाहिए आंसर लिखने के दौरान ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप सभी को मिल सके और मेंस एग्ज़ाम को आप अच्छे नंबरों के साथ क्रैक कर सकें। इसके पहले कि कई सारे वीडियो में मैंने एक बात कही है कि जब भी कोई टॉपर्स या टीचर्स या कोई भी गाइड कर रहा है आपको कि आंसर कैसे लिखना चाहिए, प्रश्न के नेचर को समझना सिखा रहा है, तो आपको समय निकाल करके वो वीडियो देखना चाहिए। मुझे लगता है कि 15 से 20 मिनट या मैक्सिमम 1 घंटे का वीडियो होता है, तो आप समय निकाल करके देखिए, क्योंकि यही एक तरीका है जब आप एक अच्छा आंसर लिखने के स्किल को सीख पाते हैं। डेली आंसर राइटिंग करते रहिए, एक आंसर का समय निकाल करके प्रैक्टिस अभ्यास करते रहिए। जो एग्ज़ाम 2025 या 26 में देने की सोच रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें करते रहिए। अब आगे से जो भी मेरे वीडियो आएंगे उसमें मैं एक कोटेशन आपको दूंगा, वो आप नोट करिए किसी डायरी में। जब आप ऐसे लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, तो वहाँ पर इन कोटेशन का यूज करेंगे विद सोर्स के साथ कि कहाँ से किसने क्या कहा है। यदि कई सारे अभ्यर्थियों को मैंने देखा है कि वो ये नहीं लिखते कि कोई कोटेशन तो दे देते हैं लेकिन किसने कहा है, उसका सोर्स क्या है, वो नहीं बताते, जबकि चाहिए अच्छा यही कि आप सोर्स भी बताएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो आप ये करिए। अब देखिए कोटेशन क्या है, मस्तिष्क की शक्तियाँ सूर्य की किरणों के समान है, राइट, ये थोड़ा रॉन्ग लिख दिया गया है। मस्तिष्क की शक्तियाँ सूर्य की किरणों के समान है, जब वो केंद्रित होती हैं तो चमक उठती हैं। अब कई सारे अभ्यर्थियों में ये रहता है कि इसको हम यूज़ कैसे करेंगे। मान लीजिए आप कोई निबंध लिख रहे हैं, आप ये कोटेशन लिख दिए, इसके बाद आप यहाँ पर किसी भी निबंध में यदि एडिशन के उदाहरणों को, एडिशन का या किसी और का, न्यूटन का, किसी का भी यदि आप एग्जाम्पल दे रहे हैं खोज के संदर्भ में, तो आप ये दे दीजिए ऊपर ये कोटेशन, फिर लिख दीजिए कि एडिशन को सैकड़ों असफलता के बाद उन्होंने बल्ब की खोज की। तो आप लिंक यहाँ से कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने मस्तिष्क की जो शक्तियाँ हैं सूर्य की किरणों के समान होती हैं, जब उन्होंने उनको केंद्रित किया तो वो चमक उठी और चमक के रूप में बल्ब की खोज। तो कुछ इस तरह से जहाँ जहाँ संभावना आपको हो वहाँ पर ऐसी पंक्तियाँ कई सारी आपको अभी मिलेंगी, कई सारे कोटेशन मिलेंगे, तो उनको आप नोट करते रहिए और चिपकते रहिए। आपके नंबर अच्छे बढ़ जाते हैं। बस ध्यान रखना है कि आप जब ये कोटेशन लिख रहे हैं तो जब आप दूसरा जो भी पैरा शुरू करेंगे उससे इंटरलिंक होना चाहिए। ये कि नहीं आप ये कोटेशन कुछ भी चिपका दे रहे हैं जो मन में आया। अब एग्जामिनर पढ़ रहा है आगे तो उसको लग रहा है, वो इस मूड में है कि आपने जो कोटेशन लिखा था क्या उसका कहीं लिंक बैठा रहा है, वो इस सोच में बैठा है, पढ़ डाला कुछ मिला ही नहीं, तो उसको गुस्सा आती है फिर वहाँ पर, मतलब फिर इरिटेशन होगा, फिर हो सकता है आपके नंबर वहाँ पर कट जाएँ। तो ये ध्यान देना है। तो आज का जो प्रश्न है वो ये है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रवर्तनीय न होते हुए भी देश के शासन में मूलभूत हैं, चर्चा कीजिए। चर्चा कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ये शब्द जब आते हैं तो मैंने पहले भी कई सारे वीडियो में ये पूरे सीरीज़ चलाई थी, 4-5 वीडियो होंगे, तो वहाँ पे बताया था कि जब चर्चा कीजिए ये सब चीज़ें आती हैं तो प्रश्न में जो संभावित जो भी पक्ष दिख रहे हैं उन पर सिर्फ चर्चा कर देनी होती है और ज़्यादा हमें कुछ सोचना नहीं होता। तो सबसे पहले ये तो बात कन्फर्म है कि उत्तर लिखने के दौरान हमें एक भूमिका लिखनी होती है। और आपने एक बार भी एनसीईआरटी पढ़ी है या आपने कुछ बेसिक नॉलेज आप रखते हैं पॉलिटी की, तो आपको अच्छे से पता है कि आर्टिकल जो 37 है, आर्टिकल 37 का ये स्टेटमेंट है पूरी तरह से कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रवर्तनीय नहीं है लेकिन देश के शासन में मूलभूत हैं। आपको कुछ ऐसा आर्टिकल 37 में पढ़ने को मिलेगा। जब ये आर्टिकल 37 से संबंधित हो तो सीधा हम आर्टिकल 37 ये लिख नहीं सकते कि आर्टिकल 37 के अनुसार इसी की लैंग्वेज को थोड़ा बदलते हुए हम लिख दें भूमिका। ऐसा लिखना थोड़ा भूमिका को कमज़ोर बना देगा, राइट। तो यहाँ पर ज़्यादा अच्छा है कि आप क्या करें, कई सारे पीछे की वीडियो मैंने ये बात कही है, पॉलिटी के जब आप आंसर लिखते हैं तो यहाँ पर आप ये संभावना बनती है कि आप ये लिखें कि संविधान के भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 तक DPSP, राइट, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है।
ठीक है, ये बताइए। फिर इसके बाद मेरे ख्याल से 15 से 20 शब्द हो जाएंगे। तुरंत जस्ट बदलिए पैरा, फिर लिखिए कि आर्टिकल 37 के अनुसार, या आप लिखिए आगे कि वर्णन है। और आर्टिकल 37 में ये प्रावधान है कि जो राज्य के नीति तत्व हैं वो गैर न्याय योग्य हैं, मतलब वो न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किए जा सकते, लेकिन देश के शासन में मौलिक हैं, मूलभूत हैं। कुछ इस तरह से लिख करके आप क्या करिए, भूमिका को या यहाँ पर विराम दीजिए। फिर इसके बाद देश के शासन में मूलभूत क्यों हैं ये आपको बताने की ज़रूरत है। मतलब मेन बॉडी में जो आप बताएंगे कि देश के शासन में मूलभूत क्यों हैं, ये आपको सिद्ध करने की ज़रूरत है। कुछ पॉइंट को आधार बना करके कम से कम 4-5 पॉइंट में आपको ये बताने की ज़रूरत है कि ये जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं वो देश के शासन में मूलभूत क्यों हैं। क्योंकि आपको अच्छे से मालूम है कि जब ये संविधान सभा के सदस्यों ने डीपीएसपी को संविधान में इंक्लूड किया, भाग 4 में इंक्लूड किया, तो इसको क्या किया कि ये कहा गया कि भाई ये प्रवर्तनीय नहीं होंगे, यदि इसका उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते इसके प्रवर्तन के लिए। लेकिन राज्यों को ये ज़रूर निर्देश दिया गया कि देखिए देश की स्थिति उस टाइम वैसी थी नहीं कि मतलब देश की ऐसी स्थिति थी कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों का भी को ध्यान रखना था। उस टाइम पे इतना ज़्यादा देश आर्थिक रूप से मजबूत नहीं था कि ये डीपीएसपी जो हैं इनको भी उस टाइम पे क्या किया जाए, प्रवर्तनीय बनाया जा सके। तो इसके लिए राज्य को एक निर्देश दिया गया कि जब भी आप कानून बनाइए तो इन तत्वों को ध्यान में रखिए और कानून में इनको शामिल करने की आपकी कोशिश होनी चाहिए, राइट। तो अब उसको ध्यान में रखते हुए हम हेडिंग जो मेन बॉडी में डालेंगे वो डालेंगे कि देश के शासन में मूलभूत क्यों है, राइट। तो अब क्यों है इसका देखिए, आप ये लिखेंगे कि आर्टिकल 44, जैसे एग्जाम्पल मैं 1-2 दे रहा हूँ कि आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता की बात करता है, यूसीसी की बात करता है। यदि समान नागरिक संहिता को लागू किया जाता है कानून बना करके, तो आपको पता है कि महिला सशक्तिकरण के पक्ष में है, लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा, ये सब चीज़ें होंगी, लाभ मतलब ये सब चीज़ें सकारात्मक इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि आर्टिकल 44 यूसीसी को क्या करना चाहिए, कानून बना करके लागू करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आर्टिकल 14, 15, 21 के ये अनुरूप है, तर्कसंगत है, इसलिए शासन, ये देश के शासन में मूलभूत हैं, ज़रूरी हैं। कुछ इस तरह से आप एक पॉइंट बना सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। आपको कहीं पर भी बुक में ये अलग से लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि जो नीति तत्व हैं देश के शासन में मूलभूत क्यों हैं, अलग से कभी किसी किताब में मिल पाना पॉसिबल नहीं है। तो ये क्षमता आप में लानी होगी कि जब आप भाग 3 को पढ़ें, मतलब भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकार हैं, जब आप उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें, फिर जब आप भाग 4 में ये नीति निदेशक तत्वों को पढ़ें ध्यानपूर्वक, पढ़ने के बाद आपको ये क्षमता अपने आप में डेवलप करनी पड़ेगी कि आर्टिकल 44 और कि जब आप आर्टिकल 44 को पढ़ेंगे तो आपको सीधा मालूम पड़ जाएगा कि ये महिलाओं के सम्मान को कहीं ना कहीं बढ़ाता है, उनके घर में पूर्ण जीवन की भी बात करता है। तो ऑटोमेटिक आपको लिंक कर देना है किससे, भाग 3 के आर्टिकल 14, 15 और 21 से, कि ये इससे तर्कसंगत है, इसलिए देश के शासन में ये ज़रूरी हैं, मूलभूत हैं, तो इनको लागू करने के बारे में राज्य को सोचना चाहिए। दूसरा पॉइंट यदि हम और आगे देखें तो हम ये कर सकते हैं कि आप आर्टिकल 40 की यहाँ पर जैसे बात कर सकते हैं, और लागू भी इस टाइम पे है। जैसे आर्टिकल 40 में बात करते देखेंगे कि ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में है, और 73वें संविधान संशोधन के बाद ऐसा कर भी दिया गया। लेकिन हम ये लिख सकते हैं कि इनको पूरी तरह से और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए गवर्नमेंट को आर्टिकल 40 है इसको और अच्छे से मजबूत बनाने की ज़रूरत है, और अच्छे से ग्राम पंचायतों को मजबूत सशक्त करने की ज़रूरत है। इसलिए देश के शासन में आर्टिकल 40 ये भी मूलभूत हो जाता है। कुछ इस तरह से आप पॉइंट अपने बनाएंगे। फिर 3-4 पॉइंट आप खुद से सोचिए, फिर इसके बाद आप निष्कर्ष में क्या लिखेंगे वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। निष्कर्ष में ध्यान देना होता है। निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं कि इन्हीं सभी चीज़ों की इन्हीं सभी तत्वों के महत्व को देखते हुए सरकार ने कुछ प्रावधानों को कानूनी दर्जा प्रदान किया है। जैसे आप लिख सकते हैं कि 73वें और 66वें संविधान संशोधन के द्वारा क्रमशः ग्राम पंचायतों का गठन किया गया, और 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया, किसमें आर्टिकल 21A के तहत, ठीक है।
तो कुछ इस तरह से आप ऐड करते हुए निष्कर्ष की समाप्ति कर सकते हैं। अब जो सर ने आंसर लिखा उसको देखते हैं, और सर ने बहुत अच्छा आंसर लिखा है, तो सर ने जो लिखा उसको पढ़ते हैं। आंसर है, भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निश्चित तत्वों का उपबंध किया गया है। ठीक है, शुरुआत अच्छी है, काफ़ी है, इससे ज़्यादा और करने की कुछ ज़रूरत भी नहीं है। नीति निश्चित तत्वों का उद्देश्य संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करना एवं राज्य को सामाजिक आर्थिक मुद्दों की जगह न्याय लिख सकते हैं, न्याय पर दिशा निर्देश प्रदान कर लोक कल्याण को स्थापित करना है। हालांकि इनको मौलिक अधिकारों की भांति वाद योग्य नहीं माना गया है, मतलब न्यायालय में आप जाकर प्रवर्तन नहीं करवा सकते इसका, अर्थात इनको लागू करवाने के लिए न्यायालय का सहारा नहीं लिया जा सकता। ठीक है, तो ओके, तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स ये जो सजेस्ट किए हैं, लिखना चाहें तो लिखें या नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा हम सोच करके इतना ज़्यादा, मतलब ये एक अलग से बहुत और अच्छा आंसर लिखने का ये जो एक प्रक्रिया है, इतना ज़्यादा आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तब भी चलेगा। ये भी जो सर ने शुरुआत की आंसर लिखने की काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर मैंने ये चीज़ को घेर करके लिखा है, लिखने की आवश्यकता नहीं, मतलब अर्थात इनको लागू करवाने के लिए न्यायालय का सहारा नहीं लिया जा सकता। आपने लिख दिया, हालांकि इनको मौलिक अधिकारों की भांति वाद योग्य नहीं माना गया है। फिर इसके बाद आप सीधा लिख सकते हैं, किंतु ये देश में शासन में मौलिक हैं और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। आप चाहें तो यहाँ आर्टिकल 37 ऐसा कुछ लिख सकते हैं, चाहें तो। ये संभावनाएं हैं आंसर को और अच्छा करने की। बाकी जो सर ने आंसर लिखा है वो सच में ठीक है, क्योंकि मैंने अभी तक जो इतने सारे आंसर चेक किए हैं, मुझे लगता है कि मैंने आज तक लाखों आंसर ऐसे चेक कर लिए होंगे, और यूपी पीसीएस स्टेट पीसीएस के हिसाब से मैं देखूँ तो सर ने जो आंसर लिखा वो ठीक है, बहुत अच्छा आंसर है, और आप कर सकते हैं तो ये सब चीज़ें भी और अच्छे से कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये आप कंटेंट यूज कर लेंगे तो आपके प्रश्न से फिर क्या होगा, मैच करने लगेगा। ठीक है, तो आगे अब पढ़ें तो सर ने लिखा है कि देश के शासन में मूलभूत होने के कारण, अब मूलभूत क्यों है वो सर बता रहे हैं कि यह राज्य को विभिन्न नीतियों के निर्माण में सहायक है, बिल्कुल सहायक है, जैसे समान वेतन संहिता, निःशुल्क न्याय, शराबबंदी आदि में। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट है, देश में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने में सहायक है, जैसे अनुच्छेद 43A प्रबंधन में क्या है, कर्मियों को या जो कर्मी होते हैं कर्मचारी को अधिकार देता है कि अनुच्छेद 43 से प्रबंधन में कार्मिकों को अधिकार देता है कि वो प्रबंधन का हिस्सा बने। और वहीं अनुच्छेद 40 पंचायतों का गठन, यहाँ पर ध्यान देना है कि अनुच्छेद 43A लिखना है, ए नहीं लिखा सर ने। 43 में क्या प्रावधान है, 43 में कि सभी जो कामगार हैं के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा राज्य, ऐसा प्रावधान है अनुच्छेद 43 में। ए में क्या है कि प्रबंधन में कार्मिकों को अधिकार देता है शामिल होने का। तो ये थोड़ा जो डिफरेंस है ये ध्यान रखना है। हालांकि ऐसे नंबर कटते नहीं है, नंबर वहाँ कट जाते हैं जब आप 73वें संविधान संशोधन में आप दल बदल की बात करने लगे, राइट, कुछ और प्रावधानों की बात करने लगे, तो यहाँ पर आपके नंबर कटने के चांसेस रहते हैं। यहाँ इस छोटी सी मिस्टेक के लिए एग्जामिनर इग्नोर कर देगा यदि आपके ऊपर के कंटेंट अच्छे हैं तो। तीसरा पॉइंट देखें तो लिखा गया है, समान नागरिक संहिता के द्वारा सामाजिक समानता को बढ़ावा देने में, और इसलिए ये देश के शासन में मूलभूत हैं। लेकिन थोड़ा इसको और इस तरह से इंटरलिंक करके लिखेंगे तो और अच्छा होगा कि समान नागरिक संहिता के द्वारा सामाजिक समानता को बढ़ावा, जो आर्टिकल 14, 15, 21 के अनुरूप होगा। फिर उसी तरह आप देखें तो अनुच्छेद 50 या 50 कार्यपालिका न्यायपालिका के पृथक्करण की बात करता है, जो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के अनुरूप है। तो जब ये शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के अनुरूप है, आर्टिकल 14, 15, 21 के से तर्कसंगत है, तो ये देश के शासन में मौलिक हो जाते हैं, मूलभूत हो जाते हैं। राज्य को चाहिए कि जब भी वो कानून बनाए तो इन तत्वों का ध्यान रखें और इन्हें लागू करने की कोशिश करें। ठीक है, अब सर ने जो निष्कर्ष लिखा उसको पढ़ लेते हैं, और मैंने जो निष्कर्ष सजेस्ट किया उसको भी देख लेते हैं। दोनों निष्कर्ष सही है, जो लिखना चाहे वो लिखिए। मैंने यहाँ पर गुड लिखा है, ये भी निष्कर्ष ठीक है। निष्कर्ष क्या है,
इस तरह से नीति निषेध तत्वों द्वारा विभिन्न गांधीवादी, समाजवादी तथा उदारवादी नीतियों को अपनाया गया तथा सर्वोच्च न्यायालय ने भी नीति निषेध तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों में संशोधन को अपनी स्वीकृति दे दी है। मतलब कितनी गहरी इस तरह से बातें लगती हैं कि राज्य के नीति निषेध जो है देश के शासन में इतने मूलभूत हो गए, इतने आवश्यक हो गए कि न्यायालय ने भी कह दिया है कि भैया यदि नीति निषेध तत्वों को लागू करना है तो क्या करो, मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकते हो। किसमें कहा था? केशवानंद में कहा था। यहाँ पर ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मौलिक ढांचे को छोड़ करके ये सब चीज़ें, यहाँ पर हमें प्रश्न को समझना होगा ना कि प्रश्न में कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा है कि डीपीएसपी जो हैं उनकी इम्पोर्टेंस पर जोर दे रहा है। तो यहाँ पर हम इम्पोर्टेंस पर ही जोर देंगे। यहाँ पर यदि हम नहीं लिखते मूल ढांचे को छोड़ करके तब भी चलेगा, ठीक है। तो ये गुड है। यदि और दूसरा यदि कोई ये निष्कर्ष लिखता है तो ये भी सही है। इन्हीं तत्वों के महत्व को देखते हुए मैंने इसके पहले के कई सारे वीडियो में बोला है कि आप जब इन्हीं तत्वों या इसी प्रकार कुछ इस तरह से जब शुरू करते हैं, जैसे इस तरह से, तो ऑटोमेटिक ये जब शब्द यूज़ करते हैं तो आपका ये निष्कर्ष इसके पहले वाले पक्ष से जुड़ जाता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि इन्हीं तत्वों के महत्व को देखते हुए संसद द्वारा 73वें और 66वें संविधान संशोधन द्वारा क्रमशः पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान व प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार को आर्टिकल 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया गया आदि। तो इस तरह से कर करके आपके निष्कर्ष को समाप्त कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ यहाँ से समझा होगा। जिसने बारीकी से इस वीडियो को देखा होगा उसको कुछ ना कुछ तो सीख यहाँ से मिली हुई है। एक दिन में आप सब कुछ नहीं सीख सकते डियर, आपको कंटिन्यू ऐसा करना होगा। जितने भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं उनको देखते रहिए, प्रश्न को तोड़ना सीखिए, उसके नेचर को समझना सीखिए, और जितना जल्दी ये चीज़ें आप करेंगे उतना जल्दी आप प्रश्न को समझते हैं और आंसर को जल्दी से जल्दी लिखते हैं। तो आप जो समय होता है, जो एक निश्चित समय में आंसर लिखना होता है, उस निश्चित समय में आप कंटेंट को डिलीवर कर पाते हैं। तो ये चीज़ें करनी होंगी। आप बोर हो रहे हैं तो हो ही है, लेकिन देखिए वीडियो, ठीक है। और एक बात ये भी है कि यूपीएससी हिंदी संस्थान की तरफ से कई सारी बैचेज चल रही हैं, जिस मुझे और पहले भी बता देना चाहिए था, मेरे ध्यान में नहीं रहा, लेकिन एक आखिरी में जो वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि आप आंसर लिखने की जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप सीजन बैच को ज्वाइन करिए। बहुत ही कम कॉस्ट में ये बैच है, जो आप देख सकते हैं। ये कोर्स की डिटेल्स हैं। 24 दिन में आपको 48 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाती है। जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 जीएस का संपूर्ण पाठ्यक्रम कवर होता है। उत्तर में ग्राफ, महत्वपूर्ण रिपोर्ट, सूचकांक, आलेख, केस स्टडी, एसीआर आदि का प्रयोग पर विशेष ध्यान दिया जाता है। दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करिए, आपको कॉल रिटर्न किया जाएगा। अनुकरण बैच है, डेली आंसर राइटिंग, ये हिंदी साहित्य के लिए है, इसको भी आप देख सकते हैं। पर मंथ ये चलता है। 40 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाती है। डेली 2 क्वेश्चंस लिखने के लिए दे जाते हैं। आप नंबर, ये व्हाट्सअप नंबर, ये कॉल कर सकते हैं। यूपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज़ के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप 3000 फीस है, जो जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 पर आपके टेस्ट करवाए जाते हैं। ये कोर्स चल रहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा टेस्ट सीरीज़ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2024 के लिए है, जो कि एग्ज़ाम आने वाला है। आप इसको ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। साथ ही साथ ध्रुव बैच चल रहा है, ठीक है, ध्रुव बैच चल रहा है मेंस एग्ज़ाम के लिए। एनसीईआरटी बैच चल रही हैं, कई सारी कह रहा हूँ, एनसीईआरटी बैच चल रही है, जो आपकी बेस है, जो आपका आधार है, वो बनाने का काम करती हो। तो कई सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं जो आप फ़ोन करके या व्हाट्सअप करके भी जानकारी ले सकते हैं, राइट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।